जीतनराम मांझी जी, केंद्रीय मंत्री, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस देश में वरिष्ठतम नेताओं में से एक, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, जो इस मंच पर और यहाँ पर आप लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार भी। सर, आप बिहार से हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रालय में आपके पास इतना बड़ा महकमा है जिसके पास रोजगार देने का बहुत बड़ा मौका है, अपार संभावनाएं हैं उसमें। बिहार में चुनाव है, बिहार के लोग जानना चाहते होंगे कि आप केंद्र सरकार के मंत्री के तौर पर बिहार के लोगों के लिए अपने विभाग के जरिए कितना कुछ किया है, बिहार को आपने क्या दिया? देखिए, जब इस विभाग का प्रभार मिला या प्रारंभ में लिफाफा में जो विभाग बांटा गया था मिला, तो मैं भी नहीं जानता था कि एमएसएमई क्या है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, इतना बड़ा विभाग और जीतन मांझी ऐसे आदमी जो 44 साल राजनीति में रह करके गया वहाँ और एमएसएमई का नाम नहीं जानता था। तो ये तो मेरा दुर्भाग्य कर सकते हैं, या नहीं तो कर सकते हैं कि इसके संबंध में इसके व्यापकता को नहीं बतलाया गया। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी को नमन करने जा रहे थे तो हमारे दिल में इच्छा थी कि मैं पूछूं कि महोदय मुझे कौन सा विभाग ही दे दिया गया है, लेकिन लगता है मेरी मनोदशा को उन्होंने पढ़ ली और उन्होंने कहा, मांझी जी मैं आपको अपने विजन का विभाग दिया है। तब मुझे लगा कि सचमुच में कोई अच्छा विभाग है, और आज जब इसमें कार्य कर रहा हूँ तो अच्छा लगता है कि सचमुच में बहुत अच्छा विभाग है, बहुत अच्छा विभाग है। इसलिए कि इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है कि माइक्रो और स्मॉल, ये दो, और उसके बाद मीडियम, तीन विभाग को मिला करके एमएसएमई विभाग कहा जाता है। तो मीडियम की बात छोड़ दीजिए, जो सूक्ष्म है और लघु है, ये दोनों विभाग ऐसा है जिसमें मैं भी मानता हूँ और मेरा सौभाग्य है और भारत का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे विजनरी आदमी मिले हैं देश को कि उसकी चिंता उनको है जो सड़कों पर बैठ करके हजामत बनाता है। उसकी चिंता है उनको जो सड़कों पर बैठ करके चप्पल सीता है। उसकी चिंता उनको है कि दर दरवाजा पर बैठ करके माला बनाता है, कारपेंटरी करता है, इत्यादि इत्यादि 18 ऐसे ट्रेड हैं जिसके बारे में किसी को कोई चिंता नहीं थी। उस चिंता को उन्होंने ले करके एक कार्यक्रम बनाया और आज कहते हुए हमको ऐसा लग रहा है कि 2023 में 17 सितंबर को इस तरह का कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और 5 साल के लिए इसको लॉन्च किया गया है और टारगेट दिया गया है कि 30 लाख लोगों को हम इसमें रोजगार देंगे। तो आज तक 2 वर्ष समाप्त होने जा रहा है। हम कह सकते हैं कि थोड़ी कमी है, 6 लाख कम से कम प्रति साल आगे बढ़ना चाहिए था। अभी 12 लाख लोगों को देना चाहिए था, लेकिन हम अभी मात्र 4 या 5 लाख को दिया है। तो इसमें कोई वैसी कमी नहीं मानता हूँ इसको, इसलिए कि प्रोसीड्यूरल बातें होती है उसको आगे बढ़ाने में दिक्कत होती है। अब बहुत फास्ट बढ़ रहे हैं। हमको उम्मीद है कि 2028 तक 30 लाख लोगों को हम जरूर रोजगार देंगे। और जब बिहार की बात आप कहते हैं तो इसका हिस्सा जो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का, उसमें बिहार को भी मिलेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जैसा पहले मैंने कहा कि एक टेक्नोलॉजी सेंटर होता है। टेक्नोलॉजी सेंटर को अभी हमने भुवनेश्वर में देखा, हम हैदराबाद में देखा। आप भी शायद अवगत होंगे कि वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी उसमें है जिसमें मिसाइल बनाया जा रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि स्पेस में लोग जाते हैं
तो जब गुरुत्वाकर्षण से ऊपर हो जाता है तब फ्यूल और इधर की एनर्जी समाप्त हो जाती है, तो एक छोटा सा ऑर्गन है उसमें लगा रहता है और सूरज की रोशनी से इतना उसमें एनर्जी आती है कि स्पेस को जहाँ चाहे वहाँ लिए जाए। वो हमारे भुवनेश्वर के टेक्नोलॉजी सेंटर में बन रहा है। बस गए, देखा, हमको ऐसा लगा, हालांकि उसके पहले हमने प्रयास कर लिया था कि भाई टेक्नोलॉजी सेंटर आखिर बिहार में क्यों नहीं है। एक था भी बिहार में, तो उसको कहा जाता है एक्सटेंशन सेंटर, उसका एकदम लघु रूप था। उसको हम लोगों ने इनलार्ज करा करके टेक्नोलॉजी सेंटर में परिणत किया और आज बिहटा में वो बनने जा रहा, बहुत बहुत बड़ा मशीनरी आने जा रही है। तो जिस तरह से हैदराबाद और जिस तरह से वहाँ भुवनेश्वर में हम आपको बतलाया कि इस तरह का टेक्नोलॉजी बनती है, वो चीज़ यहाँ भी बनने जा रही है। और आप कहिए लोभी या कहिए बिहार की बात, तो मैं एक टेक्नोलॉजी सेंटर गया में भी सैंक्शन करा लिया है। 200 करोड़ रुपए की है, 20 एकड़ में उसको बनना है। उसका बाउंड्री वगैरह बन रहा है। लॉन्चिंग अंदाज है कि जुलाई के लास्ट में प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा दिया जाएगा। उसके अलावे हम एक्सटेंशन सेंटर जो पहले पटना में था, अभी 5 एक्सटेंशन सेंटर और बनाया है, जिसमें राजगीर में है, भागलपुर में है, पूर्णिया में है, मुंगेर में है, मधेपुरा में है। इस तरह से कहे झंझारपुर में भी नया करने जा रहे हैं, फिर मुंगेर में तो करेंगे ही। तो इस तरह से 5-6 टेक्नोलॉजी सेंटर करके, मानी जो छोटा रूप है टेक्नोलॉजी सेंटर का, उसका हम एक्सटेंशन सेंटर के रूप में करके यहाँ पर चाहते हैं कि जो टेक्नोलॉजी अन्य जगहों में बनाया जा रही है और टेक्नोलॉजी से लाभ मिल रहा है, वो टेक्नोलॉजी का सेंटर हमारा बिहार भी बने, ये हमारी चिंता है। और इससे दोनों बात होगी, हमारे जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो ज्ञान प्राप्त करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बन सकते हैं, और दूसरी तरफ हम लाभ भी दे सकते हैं। आपने कहा रोजगार की बात कही कि सबसे बड़ी बात है, तो अभी मैं कह सकता हूं कि रोजगार का जहां तक सवाल है, हमारे एमएसएमई में अभी 2-3 डाटा आपको हम देना चाहते हैं, जिससे आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे भी कृषि के बाद सबसे बड़ा विभाग और जहाँ तक जॉब देने का सवाल है, हमारा एमएसएमई भी है। और उसी के चलते मैं कह सकता हूँ कि जो जीडीपी हमारा होता है, जीडीपी में हमारा योगदान 30.1% है। आप जोड़ लीजिए, 100% में 30% जीडी हम देते हैं, यानी हमारा एमएसएमई विभाग देता है। उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग का जो सवाल है, कितना यहाँ पर मैन्युफैक्चर होता है, तो उसमें हमारा योगदान 35.4% है। एमएसएमई की बात कर रहे हैं बिहार की? एमएसएमई की बात कर रहा हूँ, संपूर्ण एमएसएमई होल जी। कि ये समझाने के लिए कि एमएसएमई का कितना बड़ा महत्व है। और उसी प्रकार से जब एक्सपोर्ट की भी बात आती है तो हमारा 45.75% होता है। मैंने कहने का मतलब कि रोजगार देने के संबंध में अभी तक हम लोगों ने करीब करीब 26 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। जब एमएसएमई हमारा 2016 में बना है तो उसका हिस्सा बिहार में भी है, सामान्य रूप में सब जगह दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि ये जॉब ओरिएंटेड। और एक बात मैं कहूँ, कुछ बात ज़्यादा हो जाएगी इसीलिए थोड़ा संक्षेप कर रहे थे, कि जब हम अपने एंशियंट काल को देखते हैं हिंदुस्तान का, जब हम जगत गुरु कहलाते थे और धन्य धाम से हम परिपूर्ण माने जाते थे, तो उस समय कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं थी, सब छोटे छोटे फैक्ट्रियां। जो अभी कह रहे हैं कि विश्वकर्मा योजना के तहत जो छोटी छोटी फैक्ट्रियों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि घर गांव सबके लोग सहभागी बने और डिपेंड नहीं करें दूसरे ऊपर। तो जब इसको करके हम आगे बढ़ाएंगे तो एक तरफ से नियोजन होगा, और दूसरी तरफ आज जो ग्लोबल वार्मिंग का मामला है, आज एयर प्रदूषण का मामला है, इससे भी हम बचेंगे। बिना कार्बन उत्सर्जन करने के हम लोग अपना उत्पादन कर सकेंगे और लोगों को जॉब दे सकेंगे। इसलिए हमारा एमएसएमई विभाग समस्त हिंदुस्तान के लिए और बिहार के लिए भी बहुत काम किया है, मौजूद है, ये मैं कहना चाहता हूं। आपकी बात, अगर हम जो हमारा विषय है कि विकसित राज्य विकसित राष्ट्र, राज्य के विकास की कल्पना की
को साकार किए बगैर आप विकसित राष्ट्र की कल्पना आपकी साकार होने में बहुत मुश्किल होगा। तो बिहार जैसे राज्य, आप बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं राजनीति में, आप सामाजिक उन तमाम जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ उनको झेलते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जब मिशन 47 के लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उसमें अगर राज्य की भूमिका को देखें तो बिहार की भूमिका को MSME से निकलते हुए अगर आप देखें तो इसको कैसे देखते हैं, और बिहार की जो अभी स्थिति है इसमें बिहार उस पूरे मिशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, जब हमारे विभाग की बात सिर्फ करते हैं तो विभाग के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा जो MSME विभाग है उसको 2-3 पार्ट में बांट करके देखा जा सकता है। एक उसका मेजर ऑर्गन है, वो है ग्राम और ग्राम उद्योग, जिसको KVIC कहते हैं। उसमें 1,80,000 करोड़ रुपया का हम लोग निवेश किया है, उसमें पूंजी लगा करके लोगों को वितरण किया है, जो किसी भी हमारे ऑर्गन से ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे यहाँ आता है NSIC, मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। उसके माध्यम से भी जैसे छोटे छोटे उद्योगों को, उद्यमियों को ट्रेनिंग दे करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके, और फाइनेंशियल सपोर्ट जब हम करते हैं तो आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि इस विभाग को, और ख़ास करके बिहार के लोगों को तो ज़रूर है, हो सकता है बिहार का ही नज़र पड़ी होगी हमारे प्रधानमंत्री को, इसीलिए जो हम एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं तो उसमें बैंक गारंटी हम लोग देते हैं। बैंक गारंटी के साथ साथ उसको सब्सिडी देते हैं, तो उसका भी विकास हमारे यहाँ हो रहा है। तीसरा चीज़ है जो हम स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं, वो है क्वायर बोर्ड। क्वायर बोर्ड का नाम आप लोग भी बहुत नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा योगदान हमारा क्वायर बोर्ड का है। नारियल का जो फल होता है, नारियल के समान होते हैं, उससे, उसके स्टफ से खाद बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, और बहुत तरह का टाट है, आपको ये पर्दा है, ये सारी बात हमारे क्वायर बोर्ड से ही बनता है। और उसकी भी यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, वो नहीं है, लेकिन हम जब से हुए हैं इस विभाग को तो कोशिश कर रहे हैं कि क्वायर बोर्ड के दफ्तर को यहाँ पर चलायमान बनावें और यहाँ पर से ही हम लोग एक्सपोर्ट करें। जैसे अभी कोच्चि में है, केरल में है, वहाँ से सारा कार्यक्रम चलता है। हम चाह रहे हैं कि उसका एक बड़ा भाग भी बिहार में आवे, और यहाँ ही आज देखते हैं अभी हमें नारियल पानी दिया गया, वो ज़रूर उसका जो नारियल फल होता है उसको रद्दी की टोकरी में बिक दिया जाता होगा, जला दिया जाता होगा, उसको कलेक्शन करेंगे हम। जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन में और सब जगहों में छोटे गरीब के बच्चे कुछ कांच है तो कुछ स्पेयर पार्ट्स है तो इसको कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। उसी प्रकार से इस चीज़ को, नारियल के फल को भी एक साथ जमा करके किया जाएगा, और फिर हम क्वायर बोर्ड का जो कार्यक्रम है उसको अपना करके उसको आगे बढ़ावेंगे। तो एक तरफ तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार के साथ साथ हम अनेक जो आज दरी मंगाते हैं, टाट मंगाते हैं, पर्दा मंगाते हैं, ये बाहर से मंगाते हैं, ज़्यादा दाम लगता है। हम जब यहाँ उत्पादन करेंगे तो निश्चित है कि कम दाम पर मिलेगा। तो इसलिए बिहार में उसका भी एक्सपेंशन की आवश्यकता थी, उस और आगे हम बढ़े हैं। और जैसे हमने पहले कहा KVIC का एक शोरूम यहाँ आप पटना में देख रहे हैं। हमारा कहना है कि जब तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसका शोरूम नहीं रहेगा तो निश्चित है कि उसका एक्सपेंशन कम होगा। इसी के लिए अभी हमने कहा है एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर इसका होता है, अभी गया में खुलवाने के लिए ज़मीन वगैरह का प्रबंध कर लिया है, और
जितना बिहार के अन्य बड़े बड़े जो टाउन हैं वो सब में भी एक्सपेरिमेंटल सेंटर बनाएंगे और क्वायर बोर्ड का भी वहाँ विस्तार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा। और जब NSIC का मामला करते हैं वो भी हमारे यहाँ नहीं था, उसका भी दफ्तर को यहाँ हम लोग इस्टेब्लिश कर करके चाह रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट देने के बाद उनको बैंक से लाभ देंगे ताकि वो अपना ये करें। इसलिए कि चूंकि नौकरी आज के समय में हम सबको नहीं दे सकते हैं। ये मेरी प्राचीन बात है, हम गांव घर के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान नीज चाकरी भीख निदान, लेकिन आज उल्टी हो गई है। सब नौकरी करने वाले को बड़ी अच्छा समझते हैं। हम लोग उसी परसेप्शन में चल रहे हैं कि नौकरी को लोग कम समझें, व्यापार को लोग ज़्यादा समझें, और जिससे कि देश का भी लाभ हो सकता है, पर्यावरण को भी लाभ हो सकता है और अधिक नियोजन भी मिल सकता है। इस लाइन पर अगर आप बिहार की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, उसका अगर कहिएगा तो बता सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेंटर की बात हमने कही है, वो गया में हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन सेंटर की बात है, मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, राजगीर, पूर्णिया और दरभंगा में भी उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। KVIC सेंटर की बात आप कर रहे हैं तो उसी के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि बोध गया में उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर बना रहे हैं। उसी तरह से NIC की बात कर रहे हैं, जो TC मगध यूनिवर्सिटी के में उर्विला हॉस्टल है, उसमें उसको हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। NSH होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स होता है, उसके लिए भी हमारी चिंता है। तो वो भी यहाँ पर बिहार में नहीं था, उसको हम लोग ला रहे हैं और ला करके वही मगध यूनिवर्सिटी के उर्विला हॉस्टल में उसको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये कहा कि बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर नाम की नई चीज़ थी, उसको एक्सटेंशन सेंटर को डेवलप करके बिहटा में हम लोग इसको बनाया है। उसमें फोकस सेक्टर जनरल इंजीनियरिंग है, उसका भी काम कंप्लीट हो गया है, उसको भी हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। फिर PM विश्वकर्मा के माध्यम से आपको कहा कि आज हम 3/6/2025 को करीब करीब 1,61,237 बेनिफिशरीज को हम लोग रजिस्टर्ड कराया है और रजिस्टर कराने के बाद उनको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट देने के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ये भी हो रहा है। फिर PMEGP है, PMEGP में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, उसमें भी लास्ट 3 ईयर में ये 16,331 माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स को हम लोग असिस्ट किया है। और बिहार को मार्जिन मनी सब्सिडीज में हम लोग 463.44 करोड़ प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे केंद्रीय ये तमाम केंद्रीय स्कीम्स, ये तमाम केंद्र सरकार की स्कीम्स है जिसको आप बिहार में लागू करने की ला रहे हैं। और ये जो है डबल इंजन की सरकार, जिसको अभी आप कहते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, उसके कारण से आपको लगता है कि ये अगर बदलाव होते हैं तो जो भारत के विकसित राष्ट्र की जो कल्पना है, डबल इंजन सरकार के चलते ही हमको फैसिलिटेशन मिल रहा है। जी जैसे सर, मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी सेंटर में 20 एकड़ जमीन चाहिए। अगर बिहार सरकार समर्थन न देती तो 20 एकड़ जमीन हम कहाँ से ले आते। लेकिन बहुत सर ऐसे राज्य में है कि जमीन नहीं मिली, लौट गया वो स्कीम, नहीं हो रहा। जैसे बंगाल में था, जब टेक्नोलॉजी सेंटर हम लोग, तो आप ये देख रहे हैं कि इन स्कीम से बिहार की तस्वीर बदलेगी आने वाले, निश्चित बदलेगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि हमारे MSME विभाग के माध्यम से बिहार में बच्चों को हम लोग एक्सपर्टी बनाएंगे, उनको नियोजन देंगे, उनको फाइनेंशियल असिस्ट करेंगे और फाइनेंशियल असिस्ट जब करेंगे तो उनको बैंक गारंटी के साथ साथ तो बिहार के युवाओं के लिए एक तरह से एक नए तरह से युवाओं के लिए ही तो है। भी आप जानते हैं कि संसार में सबसे ज्यादा युवा भारत में है और भारत में सबसे ज्यादा युवा बिहार में है, जिसकी संख्या लगभग, जो सबसे ज्यादा बाहर भी जाते हैं। जी, बाहर जाते रहे और लेकिन वहाँ पे यहाँ पे मेरा ये सब स्कीम है और बिहार सरकार जिस तरह से तत्पर होकर के हम लोग को मदद कर रही है, मैं समझता हूँ बहुत कम समय में यहाँ से पलायन कम हो जाएगा। जीतराम जी, जैसे आपने फहरिस्त पढ़ी है ना, ऐसा लगता है कि बिहार का कायाकल्प हो गया है या बहुत जल्दी हो जाएगा। दशकों हो गए
आपकी सरकार 20 साल से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार, दिल्ली में आप हो तो मंत्रालय आपने अभी संभाला इस टेन्योर में, लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है यहाँ, 2014 से प्रधानमंत्री भी हैं। आपने इतना कुछ पढ़ दिया है, लगता है कि बिहार में सब बदल गया। पढ़ाई करनी हो तो बिहार से बाहर जाइए, इलाज कराना हो तो बिहार से बाहर जाइए, नौकरी करनी हो तो बिहार से बाहर जाइए। बिहार के सारे गांव खाली हैं, दरवाजों के ऊपर सांकलें चढ़ी रहती हैं। तो ये फहरिस्त और इसकी जमीनी असलियत दोनों में फर्क इतना क्यों है? देखिए, कभी कभी कुछ माइंड सेट भी होता है कि जिसको हम लोग कभी कहते हैं देहात में कि घर के मुर्गी दाल बराबर, ऐसा कहा जाता है। बहुत देहाती बात है, क्योंकि मैं देहात का रहने वाला हूँ इसलिए बोलता हूँ। कभी ऐसा होता है, या दूसरे लोग कहते हैं कि दूर का ढोल सुहावन होता है। अगर यहाँ पर फर्स्ट क्लास की बात आप बज रहे हैं तो उसको नहीं केयर करेंगे। बाहर में कहीं अगर ढोल बज रहा हो जिसका बहुत ये नहीं, तो लगा फला जगह ढोल बज रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो भी बच्चे लोग हैं दूसरे जगह, कोटा में क्या देखा है आपने? हर साल मैं देखता हूँ कि बिहार के बच्चे की वहाँ मर्डर हो रहा है या मरते जा रहे हैं। एक ललक हो गई है कि बिहार में अच्छी पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए लोग जा रहे हैं। इस ओर सरकार का भी ध्यान, आपका भी, हमारा भी, सबका प्रयास होना चाहिए कि बिहार में भी विदेश से बच्चे, हमारे बोधगया में देख रहे हैं कि विदेश से बच्चे आकर के पढ़ाई पढ़ करके जा रहे हैं, और फिर हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं तो दोष हम लोगों का है, वातावरण हम लोग नहीं बना पाए हैं। पहले 1-2 यूनिवर्सिटी थी, आज कई एक यूनिवर्सिटी हो गई। मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम थे, वो बहुत ज़्यादा हो गए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो बनने जा रहा। सारे चीज़ तो कम से कम नीतीश कुमार की सरकार जो 20 साल से चल रही है उसमें तो हम लोग ऐसा प्रयास किया है, लेकिन उसके बाद भी वातावरण बनाने में थोड़ा हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, जिसमें आप लोगों की मदद की आवश्यकता है। आप लोग अगर इसमें मदद करेंगे तो हमारे बच्चे बाहर नहीं जाएंगे। जितनी अच्छी पढ़ाई बाहर होती है उससे अच्छी पढ़ाई हमारे बिहार में हो सकती है, एक चीज़। दूसरी बात मैं मानता हूँ, हो सकता है इसके लिए हमारे लोग थोड़ा क्रिटिसाइज करें हम ही को कि अनस्किल्ड लेबर को हम लोग यहाँ पर नियोजित नहीं कर पा रहे हैं, और उसमें हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ और अन्य जो ये है वो उसकी कमी है। उसके लिए 2005 के पहले की सरकार जवाबदेह है। ऐसा वातावरण बना दिया कि जो एंटरप्रेन्योर बाहर से आते थे नहीं लगाते थे, भाग जाते थे। तो जैसे कि भाग जाते थे तो खेती में हम सब लोगों को ऑब्जर्व नहीं करा पाते थे, और करा पाते थे तो खेती यहाँ तो एक खेती होती थी, 2 खेती होती, सालों भर खेती होती नहीं थी। इसीलिए हमारे बच्चे बाहर जा रहे थे। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे बाहर न जाएं। अनेक प्रकार का निवेश यहाँ पर भी संभव हो रहा है, उसको हम लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं। सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे कि बाहर के जो निवेशक आते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं समझता हूँ कि अब वो परिस्थिति बहुत नज़दीक में बदलने वाली है कि हमारे यहाँ के बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, बाहर के बच्चे ही हमारे यहाँ आवेंगे। ऐसा मैं मानता हूँ डबल इंजन सरकार की ये देन होगी, और जिसमें हमारे नीतीश मोदी जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों इसके लिए प्रशंसा के पात्र होंगे। आप मुख्यमंत्री भी थे, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं, और आपका इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है। जो आपने कहा कि माहौल बनाने में हम कमजोर पड़ते हैं, ये क्या वाकई स्थिति ऐसी ही है कि हम माहौल नहीं बना पाते हैं, या जमीन पे चीजें नहीं दिखती है, भाषण में ज्यादा होता है, राशन कम होता है? उस कहीं ये गैप मेरा सिर्फ आपके अनुभव से समझना चाहता हूं कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको लगता है कि बिहार आज जहां खड़ा है, जिस स्थिति में है, उसके लिए कहीं न कहीं जो गैप है वो उसको अगर आप चिन्हित कर सकते हैं, ये 5 मूल कारण है जिसके कारण से आज ये स्थिति है। देखिए, ये बात जब कहते हैं तो पुनः मैं दोहराता हूँ कि हम वहाँ से आए हैं जहाँ से सारी बातें संबंधित हैं। हमारे माता पिताजी भी 1.5 किलो मजदूरी पर दिन भर काम करते थे। हम भी किसी का जानवर कहते हैं, कैटल कहते हैं, उसकी सुरक्षा करते थे। 7 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक थे, उसके लिए हमको मजदूरी मिलती थी, उसी में खाते थे, पढ़ते थे। सब है
हमारा कहना ये है कि आज जो मजदूर हमारे काम करते हैं, हम 5 रुपया डेली उनको देते हैं, हमारे के यहाँ वो नहीं काम करते हैं। लेकिन अगर वही 30-150 यानी 15,000 रुपया उनको सूरत में मिलता है तो दौड़ के जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। आप जोड़िए कि 1,500 रुपया 15,000 रुपया में वो रहते भी हैं, खाते पीते भी हैं, बाहर चल जाते हैं, लेकिन यहाँ काम नहीं करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा माइंड सेट की भी गड़बड़ी है। अब इसमें है, अब तो बहुत बड़े सामान तो लोग यहाँ नहीं हैं, सब साधारण आदमी हो गए हैं। तो एक लोक लाज के लिए भी कुछ वैसे परिवार के लोग हैं जो आपके यहाँ 1,500 रुपया 15,000 रुपया में या 20,000 रुपया में काम नहीं करेंगे, लेकिन वो बाहर जाकर के उससे कम में वो काम करेंगे। क्या भाई, तो दरवाजा पर खड़े हैं सिक्योरिटी के रूप में, कितना मिल रहा है भाई? तो 8,000। उसी प्रकार से खेतों में काम कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है भाई? तो उनको वहाँ 300 रुपया मिल जाता है और खाना पीना मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब उससे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, लेकिन वही लोक लाज के चलते कि भाई प्रायः हम अमुक आदमी से काम कराया है और उनके सामने हम भी किसी का काम करें तो मेरा प्रेस्टीज का सवाल है। नहीं लोग करते हैं, ये सोशल इफेक्ट्स है जिसको मैं बता रहा हूँ। ये सच्ची बात है, शायद कोई नहीं बोलेगा, जीतन मांझी ही बोल रहा है आपको, और इसके चलते लोग बाहर जा रहे हैं। सर, ये एक बहस का मामला है, थोड़ा दूर जाएगा, समय लेगा, लेकिन चूंकि चुनावी साल है, आपके साथ समय हमारा बहुत कम है। प्रधानमंत्री की यात्राएं लगातार हो रही हैं, 20 तारीख को सिवान में आ रहे हैं। बीजेपी एनडीए कह रहे हैं कि 3 महीने के भीतर तीसरी यात्रा है, और जब से वो प्रधानमंत्री बने तब से 52वीं यात्रा है उनकी। आरोप आपको विपक्ष ये लगाता रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बिहार में एनडीए प्रधानमंत्री के जरिए उसका राजनीतिकरण करके चुनावी फायदा उठाना चाहता है। तो आप क्या कहें, मैं विरोधी दल के भाइयों से कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ, हम पाकिस्तान को जवाब नहीं दिया, हमारे लाखों सैनिक मारे गए, उसका एक भी नहीं मारा गया, हमारे सारे जमीन हड़प लिए गए, उसके जमीन को नहीं हड़पूं, ये कहेंगे, यही कहना चाहेंगे वो? सच्चाई तो यही न है। ऑपरेशन सिंदूर ऐसा हुआ जिससे हम नहीं कर रहे हैं, विदेश के लोग कर रहे हैं, कि क्षणिक समय में अपने सभी औजारों को किस प्रकार से भारत ने प्रयोग किया, जो कि दुनिया देखा, और जो दूसरे लोग दूसरे पर डिपेंड करते थे, व्यापारिक दृष्टिकोण से सामान कमजोर देते थे, सब उनके सामान मारे गए। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो ऐसा हुआ, हमारे शौर्य उजागर करने की बात हुई। और आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम लोग भी बड़ी गर्व से के साथ कहते हैं कि अब मेरा भारत 1962 का भारत नहीं है, हमारा भारत अब है 2025 का भारत है। कि अगर कोई भी जवाब मांगेगा, किसी प्रकार का हम पर आंख दिखाने की बात करेगा, तो हम उसको करारा जवाब दिया और देंगे, और करारा जवाब दिया जा रहा है। रही बात, यही तो हमारे विरोधी दल भाइयों को है। हमको याद है कि सीखना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी जी से, कि जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसा काम किया बांग्लादेश को, ये सब करके, तो पार्लियामेंट में वाजपेयी जी ने कहा था कि इंदिरा जी शक्ति प्ररूपा है, शक्ति के अवतार हैं। आज है दम हमारे विकास के, हमारे लोगों में, जो इतना बड़ा बड़ा काम हो रहा है, और नरेंद्र मोदी को कहें कि इतना शौर्य वाले, लेकिन आप कह रहे हैं इतना सब कुछ है, लेकिन चुनाव आगे है और विपक्ष जो है नरेंद्र मोदी को लेके, ऑपरेशन सिंदूर को लेके जो तमाम तरह के हमलावर जिस तरह से बना हुआ है, आपको लगता है कि आने वाले सामने जो चुनाव है उसमें इसका असर होगा, इसका सीधा सीधा असर होगा, क्योंकि विपक्ष हमलावर है इसी ऑपरेशन को लेके? देखा जाए, नजरिया का दोष है। अभी हम बात कर रहे थे, हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, भारत को 2047 में बनाना चाहते हैं विकसित भारत, और सौभाग्यशाली हम लोग हैं कि 2014 में भारत हमको मिला था जब आर्थिक दृष्टिकोण से हम 13वां या 12वां पायदान पर थे। हम अभी तक के 5वां पायदान पर थे, लेकिन जस्ट अभी जापान को पिछाड़ करके हम 4था पोजीशन पर आ गए हैं।
2027 से 30 तक के बीच में भारत की आर्थिक स्थिति हो जाएगी तीसरा। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम विकास की बात कर रहे हैं, हम भारत को विकसित भारत बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा मानना एनडीए के लोगों को एक कभी ऐसा नहीं है कि हाँ चुनाव राजनीति करते हैं तो चुनाव की बात तो होती है, चुनाव करेंगे, लेकिन हम करते हैं विकास की बात तो वो लोग करते हैं कि हमारे चुनावी अभियान चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हर जगह जाते हैं, हर जगह जा रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग जो आते हैं वो क्या कर रहे हैं। अभी हाल में देखा एक नेता आए, दशरथ मांझी के बेटा लोगों को साथे बैठा लिया और कहा कि साहब दशरथ मांझी पर्वत पुरुष थे और उनका बेटा का ये हालत है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि दशरथ मांझी आज से 20 साल पहले और ये सब चले गए, उन पर दशरथ मांझी के नजदीक जाने का पहले क्यों नहीं जुर्रत किए थे? कोई विरोधी दल के नेता कोई नहीं गए। उनको भारत रत्न की उपाधि देने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, एक शब्द भी मुंह से अगर निकाल देते वहां पर जाकर के भी कि हाँ भाई दशरथ मांझी के बेटा ऐसे हैं, दशरथ मांझी ने 22 साल 6 महीना मिलाकर पर इतना बड़ा पहाड़ काटा तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी जाए, तब मैं मानता। लेकिन वो तो सिर्फ अपना ये करने के लिए कि हम ही दलितों का मसीहा हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग भी कर रहे हैं कि भाई हम नौकरी देते हैं, हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन वो करते नहीं, वो सिर्फ कहते हैं, इसलिए कि उनकी एक ही मंशा है कि वो सरकार इन के प्रकार न बनावे। और जबकि इधर जो डबल इंजन की सरकार की बात है, ठीक है राजनीति है, हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतने का प्रयास करेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली हम बिहार का और भारत का सर्वांगीण विकास कैसे हो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और कर रहे हैं। इसमें कोई कहता है, देहात में कहते हैं हाथी चलते रहता है, लेकिन पीछे से कोई लोग होते हैं अपने आवाज देते रहते हैं। बात दिलीप जी ने कही थी कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार का चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा, और मुझे लगता है कि बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से एनडीए इस मुद्दे को रख रहा है, राहुल गांधी ने भी अपनी तरफ से एक नैरेटिव तैयार कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया और सरकार ने कहा कि ठीक है सरेंडर। तो एक नैरेटिव है जिसको बार बार चुनाव में रखेंगे, आपका भी है वो रखेंगे। अभी चूंकि आपके सामाजिक न्याय का आपने जिक्र किया है और आपने कहा कि दरअसल हम कहते नहीं, हम करते भी हैं। आप पर एक बड़ा आरोप लगता है कि परिवारवाद के पोषक जितने भी लोग हैं उसमें से जीतन मांझी जी भी हैं, बहू भी है, बहू की मम्मी भी हैं, बेटे भी हैं, जीतन मांझी जी भी हैं, सब लोग हैं और पूरी राजनीति करते हैं और कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं समझता हूं कि आपके इस माध्यम से हमारी बात को स्पष्ट करने का मौका मिलेगा और मैं समझता हूं कि जरूर लोग समझेंगे हमारी बात को। ये ठीक है, जीतन मांझी एक मजदूर का लड़का था, किसी तरह से राजनीति में आया। हम प्रोफेसर नहीं बनने की इच्छा थी, किसी कारण से नहीं बने। हमने सोचा कि हम अपने बेटा को प्रोफेसर बनावें। हमारा बेटा संतोष कुमार है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए किया, पीएचडी किया, नेट किया, उसके बाद वो यूनिसेफ में छोटी सी नौकरी किया और वो पोल खंभा पर चढ़ करके स्टिकर यूनिसेफ का साटता था। जब मैं राजनीति में था तो वो छोड़ के मेरे साथ आया कि नहीं पापा को साथ देंगे। वो 4 बरस तक पापड़ बेला, तब उसको एक मौका मिला कि आज राजनीति में है। हम गुल्ली डंडा खेलने वाले में से नहीं हैं। जो गुल्ली डंडा खेलने वाले और नाय बनाए बोले जाए, लालू यादव के बारे में क्यों नहीं लोग बोलते हैं? लालू यादव की बेटी, लालू यादव का बेटा क्या है, क्या उनका योग्यता है, सो पहले बताइए, डेलीब्रेशन करा दीजिए। हमारा बेटा जिस प्रकार से क्वालिफाइड है, वो तो आज गया कॉलेज में प्रोफेसर है, वो अपना जीवन जीविका बिता से कर सकता है। लेकिन वो चाहता था कि मेरे पिताजी हैं राजनीति में, हम पिताजी को साथ देंगे। तो सामाजिक सोशल इंस्टिंक्ट से वो आया है, न कि कुछ कमाने के लिए आया है। लेकिन दूसरा लोग तो गुल्ली डंडा खेल करके करोड़ों रुपया कमाया। आप देखा डिग्री गाठी जमीन घोटाला कांड में क्या क्या हुआ। तो ऐसा तो मेरा बेटा नहीं है। तो इसलिए परिवारवाद का आप किसी प्रकार का ये करते हैं तो वो गलत है। हाँ, ये बात है कि आगे जाकर के मान लीजिए हमारी पतो हुआ चुनाव में लड़ी, वो जीती, तो वो भी क्वालिफाइड है, सब तरह की बात है। वो भी राजनीति में रही है। उसकी माँ और खेती बाड़ी में जो कहते हैं श्री विधि के खेती करने के लिए बहुत प्रसिद्ध महिला है। हमारे नीतीश कुमार जी ने हमारी समझी होते हुए भी हमने उनको टिकट की मांग नहीं किया था।
संजय जी कलेक्टर थे, उनसे पूछा कि हम 12 से किसी को दें, तो वो चूंकि श्री विधि की विशेषज्ञ औरत थी, उन्होंने उनका नाम बताया। जब वो आई मेरे पास और कहीं कि मुख्यमंत्री मुझे बुलाए हैं, तब हम उनको मुख्यमंत्री के दरवाजा पर छोड़ के चले आए थे। जब टिकट मिला, जीत गए, तब नीतीश कुमार जी कहते हैं वो समझी ना है आपका, आप हमको आज तक कहे नहीं। तो हमारे साथ तो ये बात है, क्या मेरा ये परिवारवाद है जो हम पर लगी? हाँ, लेकिन ये बात जरूर है, ये दस्तूर है कि गरीबों पर उंगली बहुत ज्यादा उठती है, जो सक्षम है उन पर उंगली नहीं उठती है। मेरा कहने का मतलब है, इस भावना को कम से कम आपके इस चैनल से हम प्रदर्शित करना चाहते हैं कि भगवान के नाम पर कम से कम ऐसा न सोचें। एक स्थिति है, चुनाव भी है 2025 का, और आपने अपनी पूरी संघर्ष की कहानी भी बताई। फिर परिवार में उन हक को भी आगे निकलना चाहिए, वो आवश्यक है कि जो कैपेबल हैं, हर व्यक्ति आपके पुत्र हो, उसमें कोई गुनाह नहीं है, कोई सियासत में आगे बढ़े। लेकिन जो दलित समाज की जो स्थिति है बिहार में, एवरेज जनरल में, खास करके आप खुद ही, चूंकि आपने कहा कि किस तरह की कठिनाई से गुजर रहे हैं, इस वक्त क्या स्थिति है? इतने 75 साल की आज़ादी के बाद अगर हम देखें तो हम कहाँ खड़े हैं, क्या स्थिति है, और क्या चुनाव में इस चीज का आपको लगता है कि बहुत असर रहता है? बिहार में तो हमेशा रहा है, लेकिन 25 के चुनाव में भी फिर एक इसका असर आपको जमीन पे देखने को मिलेगा। वोट जब देंगे लोग तब देखने को मिलेगा। देखिए, इसका जवाब देने में मैं डरता हूँ। डर साहब, आप बहुत बार मैं डरा हूँ। आप अगर डरेंगे, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो मैं मुखर होके कहता हूँ, परिणाम चाहे जो हो। बाबा अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो गरजेगा। आज 78 साल की आज़ादी हुई, सरकारी किसी की भी हो, लेकिन शेड्यूल कास्ट की साक्षरता दर 30% है, जनरल साक्षरता दर 80% है। हम कहाँ पीछे हैं ये देखने की जरूरत है। दूसरी बात, अगर शेड्यूल कास्ट में भी वर्गीकरण की बात आती है, तो जिस समाज से मैं आता हूं, जिसको भुइयां मुसर कहते हैं, उसकी साक्षरता दर 7% है। अब 7% के लोग कैसे आगे बढ़ेगा? 80% के लोग कैसे कम्पीट करेगा? इसीलिए न कोई आईएएस में, न कोई आईपीएस में, न कोई बड़े अफसर में है, किसी तरह से चपरासी वगैरह हो जाते हैं। इसका एक ही उपाय है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होनी चाहिए, और लोहिया जी और कांसीराम जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान। अगर आज ये व्यवस्था कर दी गई होती तो 78 साल में हमारे लोग आज जो गांव घर में अनपढ़ मिलते हैं, आज मजदूरी करते हैं, वो शायद अच्छे पोस्ट पर भी रहते, और अगर पढ़े लिखे हुए रहते तो अपनी कमाई का अच्छा लाभ उठा सकते थे। वो हमारी कोई सरकार ने नहीं किया। मैं इसके लिए जवाबदेह मानता हूं सभी सरकार को। आज भी आपके माध्यम से कहता हूं कि अगर सचमुच में गरीबों के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है किसी सरकार की, तो आज कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करे और राष्ट्रपति का बेटा और भंगी के संतान को एक साथ पढ़ाई करे, तो मैं समझता हूं 15 वर्षों में हमारी स्थिति बदल जाएगी, जो नहीं कोई कर रहा है। और हम लोग ऐसे आदमी, हमको मौका मिला, हम चाहते थे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो जाएगी बशर्ते कि इंजीनियर का, जुडिशियर का, चीफ मिनिस्टर का, एमएलए का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े। मैं करने जा रहा था, 19 फरवरी 2015 को मैं रिजाइन कर दिया था। हमारे दिमाग में बात थी कि अगर हम जून 2015 तक रह जाएंगे तो इलाहाबाद के उस कोर्ट को हम बिहार में लागू कर देंगे। जी राम जी, माफी के साथ रोकता हूँ, प्राइवेट में नहीं पढ़ेगा। माफी के साथ रोक रहा हूँ। 11 साल से आपकी सरकार केंद्र में, 20 साल से आपकी सरकार बिहार में, ये कॉमन स्कूलिंग सिस्टम जो है ये आसमान से तो उतरेगा नहीं। सरकारें ही होती हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। जब सरकारें आपकी हैं तो इसमें हीला हवाली देरी क्यों है? देखिए, इसमें हम तो यही तो कर रहे हैं कि दोष है, हम नहीं कहना चाहते थे। हम हो सकता है कल से क्रिटिसिज्म के पात्र हो जाएंगे, हमको लोग कुछ कहेगा, लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं है। समाज के लिए कुछ अच्छा हो,
अगर हमको क्रिटिसिज्म भी सहना पड़े तो करेंगे, नहीं तो बात सही है कि आज क्या जरूरत है भाई। हम अपने बेटा को पढ़ाया डॉन बॉस्को में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया। हमारे मुसहर समाज के एक बच्चा है जिसको डॉन बॉस्को में पढ़ने की बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि कोई अपने बच्चों को प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है 20 लाख, 10 लाख, 15 लाख सालाना दे करके, और हमारे गरीब बच्चों को मास्टर पढ़ाते हैं, वो पढ़ाने जाते हैं 12 बजे और लौट जाते हैं 3 बजे, पढ़ने की कोई चिंता नहीं होती है। इसलिए ना कि गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात, मैं जात की बात नहीं करता हूँ, हमारे पार्टी का सिद्धांत भी है, हम गरीब की बात करते हैं। गरीब में सभी जात के बच्चे सरकारी विद्यालय में जो पढ़ते हैं वो अमीर के गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। इसीलिए हम आप ऐसे आदमी हैं कहते हैं कि अरे वहाँ तो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो या न हो, भवन बना देने से, शौचालय बना देने से ही हम पढ़ लिख जाएंगे सो नहीं है। वातावरण वहाँ बनना चाहिए, ऐसे टीचर को देना चाहिए। या मैं तो यह कहता हूँ कि प्राइवेट विद्यालय बनने की क्या जरूरत है, दूसरे देशों में नहीं है वैसा। हम दूसरे देशों के ऐसा बिहार में भी करेंगे, भारत में भी करेंगे, तो हम समझते हैं कि हमारे गरीब के बच्चे साइमल्टेनियसली सबके बराबर हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जो नहीं हो रहा है। आप तो बहुत बुलंद आवाज के व्यक्ति हैं, आवाज उठाते रहते हैं, और उस आवाज उठाने के कारण आपको कई बार कई बड़े नेताओं की सुननी भी पड़ी है। आपने नीतीश कुमार जी ने आपके लिए क्या बोला वो सबको पता है, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। उन्होंने आपको मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने बनाया जैसा उन्होंने कहा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप एक मजबूत आवाज है। आज प्रधानमंत्री के साथ कैबिनेट में, केंद्र में आप मंत्री हैं, आप मंत्री रहे इतने दिनों के, आखिर कहीं आपको लगता है कि आप उस आवाज को, जिस बात को आप इतने शिद्दत से अभी कह रहे हैं, उस आवाज को आपने बहुत मजबूती से वहां नहीं रखा जहां से बदलाव की शुरुआत हो सकती थी? देखिए, बदलाव, मैं माफी चाहता हूं सवाल, क्योंकि ये पूछना जायज है, मुझे लगता है कि आप मजबूत आवाज है। कहने के लिए तो आपने कहा ठीक करना है। अब यहाँ पर फिर मैं बोलता हूँ, हर वक्त मैं डरता हूँ स्पष्ट बात बोलने से। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में चर्चिल ने कुछ कहा था डेमोक्रेसी के बारे में, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आज क्या है, जात के नाम पर, समीकरण के नाम पर, कुछ और के नाम पर जब वोट दिए जाते हैं, काम करने वाले लोगों को बहुत कम वोट मिलता है। इसीलिए आज ये बातें नहीं हो रही है। अगर काम करने वालों को अगर वोट मिले, जनता इतना कंसस हो जाए, उसके पीछे ये भी कहानी है कि हम जनता को पॉलिटिकली कंसस नहीं बना रखे हैं, उनको हमने शिक्षा नहीं दी है, वो नहीं समझते हैं, वो जाति में विश्वास करते हैं, समीकरण में ही विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में और मैं कहूँ तो वहाँ नहीं मैं कहना चाहता हूँ, कहने का मतलब कि आउट ऑफ इग्नोरेंसी, लैक ऑफ एजुकेशन, हमारे लोग जो हैं अपने अधिकार और कर्तव्य को जो वाकई समझना चाहिए और एक्ट करना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है, जिसके चलते ये विडंबना अभी तक है। ये सर चुनावी साल है, इसलिए चुनाव की तरफ मैं खींच करके आपको ला रहा हूं। जीतनराम मांझी जी कहते हैं कि हम 243 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान है, वो कहते हैं कि हम 243 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि सब ठीक है, हो जाएगा। क्या ये प्रेशर टैक्टिक्स है और इस बात का इशारा है कि सीटों की शेयरिंग को लेकर के मामला लटका पड़ा है और आपको लगता है कि जो सीटें पिछली बार मिली थी उससे ज्यादा हो जाएं? देखिए, दुनिया के लोग क्या कह रहे हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हम नाजायज किसी पर प्रेशर नहीं करना चाहते हैं। और हमारे जात के एक परंपरा है कि जो मिलता है उसी में हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जात का यही है, उसी जात से मैं आता हूँ, वही संस्कृति से आता हूँ, जो मिल जाए उसी में सही। लेकिन ये जरूर कहूँगा कि कोई भाषण देता है बड़ा बड़ा, लेकिन हमारी मीटिंग जहानाबाद का, हमारी मीटिंग पटना गांधी मैदान का, हमारी मीटिंग पूर्णिया का, हमारी मीटिंग जमालपुर का कोई नहीं देखा है क्या? जितना करोड़ों रुपया खर्च करके लोग कर लेते हैं मीटिंग, हम लोग तो अपना लोग अपने स्वयं आते हैं और बात करते हैं, बात उठाते हैं। और वो भी बात मैं नहीं बोलूँगा, लोग कहने लग जाएंगे कि आपके माध्यम से फिर उन्होंने सीट की बात कर दी। मैं नहीं कहूँगा,
लेकिन पहले कह चुका हूँ कि जमालपुर में क्या बोला, पूर्णिया में क्या बोला, जहानाबाद में क्या बोला, पटना में हमारे कार्यकर्ता का क्या मंशा है। लेकिन इतनी बात मैं कहता हूँ, हम एनडीए में हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ चट्टान की तरह से हम खड़े हैं। नीतीश कुमार जी के हर कार्यों में जरूर हम प्रशंसा करते हैं। कुछ कहीं कहीं काम ऐसे होते हैं उसका तनी हम नुक्ताचीनी भी कर देते हैं, तो होना चाहिए। सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोल रहे हैं भाई आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। तो मैं वैसा सचिव वैसा मित्र नहीं हूँ जो मुंह सुहावन बात करूँगा। मैं कह देता हूँ, दुख लगे तो लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि आफ्टर ऑल नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नीतीश जी की सरकार में बिहार आगे बढ़ रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। और सीट का जहाँ तक सवाल है, सब तय होगा जब इसकी बैठक होगी। उसमें हम बाहर कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं। बहुत पहलवान होते हैं, देव भांजते हैं, हमारा जोड़ा मिल जाए, हमको ये मिल जाए। मैं वैसा नहीं करने वाला हूँ। जो मिलेगा राज्य हित में, देश हित में हम अपना निर्णय लेंगे। और हम समझते हैं कि हमारा जो एनडीए के लोग हैं निश्चित रूप में किसी को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, उसके औकात के माफिक ही सीट देंगे। एक अभी दलित के चैंपियंस बहुत सारे घूम रहे हैं, कुछ लोग संविधान लेके भी घूम रहे हैं लगातार। अब बिहार में चुनाव है तो सब लोग पहुंचने भी लगे हैं। तो राष्ट्र हित में आप जरूर फैसला लें, समाज हित में आप जरूर फैसला लें, लेकिन वो जो दलित हित है जिसको आप कह रहे हैं कि 30% तक ही वो आज अगर शिक्षा के असर को देखा जाए तो 80% और 30% है। उसके लिए जो कि आपकी लड़ाई यहाँ से एक नई लड़ाई की शुरुआत आपने की है। आप एक गठबंधन में थे, फिर दूसरे गठबंधन में आए, तो क्या अगर आपकी जो लड़ाई है जिसको लेकर अब आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें अगर सीट एक महत्वपूर्ण पहलू है, तो क्या गठबंधन को, नए गठबंधन को तराशने में आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे? हम लोग का कोई नया गठबंधन नहीं होगा। हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, कमिटेड हैं। हम लोग वही नीति को प्रणाम करते हैं, जान जाए पर वचन न जाए। हम लोग वचन दे रखा है नरेंद्र मोदी जी को, वचन दे रखा है नीतीश कुमार जी को कि आपके जो एनडीए का गठबंधन है उससे अलग हम कहीं नहीं जाएंगे। और लोकसभा में आपने देखा, लोकसभा में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट आपको मिलेगी, इसको पत्थर का लकीर मान लीजिए। दिस वाज दी वर्सन। लेकिन हमको मिला क्या? 1। तो हम कहाँ चले गए? हम नहीं कहीं गए। और उसका प्रतिफल ही मैं मानता हूँ कि एक पार्टी का एक एमपी। आप तो वचन निभा रही है, लेकिन जो वचन आपको मिला था वो नहीं निभा रहे हैं, तो उसमें आप क्या अपने तरफ से एक तरफा वचन आपका निभाते चले जाएंगे? हम हर तरह से कोशिश हमारी रहेगी कि हमारी एनडीए इंटैक्ट रहे, हमारे चलते एनडीए में कोई खलल नहीं हो। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे? निश्चित रूप में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हम लोग का फैसला है। सर समय हो चला है, लेकिन चलते चलते आखिरी सवाल है। 80 से ऊपर भारत की राजनीति में बहुत कम नेता हैं इतने फिट, इतने एक्टिव लगातार। आप इतने फिट एक्टिव कैसे करते क्या हैं आप? देखिए, हम 4 रोग के शिकार हैं: ऑर्थराइटिस, पोस्ट्रेट, मधुमेह, ब्लड प्रेशर। लेकिन मैं इन बीमारियों को मानता ही नहीं हूँ। तुमको जो करना है करो, मैं अपना काम करूँगा और कर रहा हूँ। मैं साधारण सामान्य खाना खाता हूँ, कोई परहेज नहीं, कुछ दवाइयाँ ले लेता हूँ। लेकिन ये मन में बात है, ये सोच करके यहाँ पर 2 बात आपको मैं बताता हूँ। भीष्म पितामह जी बाण सज्जा पर पड़े हुए थे, बाण लगे हुए थे। लोग कहें कि जब तक सूर्य दक्षिणायन है मैं अपना प्राण नहीं त्यागूंगा। और सही हुआ, 3 महीना या क्या बचना पड़ा। जब सूर्य उत्तरायण हुआ तो प्राण त्याग गया। रिसेंट की बात है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का, वो डायलिसिस पर थे, लेकिन जैसे ही 77 में संबित की सरकार बनी वो जवान हो गए, उछलने लगे, करने लगे। लेकिन फिर 80 में जब सरकार उनकी चली गई तो बहुत दिन नहीं बचे, वो दुनिया से चले गए। जीतन मांझी भी सरकार से बड़ा नजदीकी रिश्ता है। जीतन मांझी भी एक संकल्प के साथ है। जीतन मांझी प्रेरणा मिली थी कि एक जानवर खाता है और कौरी करता है, तो हम सोचा कि रात दिन एक काम करता है,
इसको जानने वाला तो कोई नहीं होगा। बड़ी भाग मानुष तन पावा, हम मनुष्य तन में आए हैं तो हमको कुछ करना चाहिए, इसलिए मैं राजनीति में आया। मैं अगर चाहता तो गजटेड ऑफिसर हो सकता था, प्रोफेसर हो सकता था, नहीं गया, हम आए राजनीति में। तो राजनीति में एक मुद्दा से आया हूं कि समाज के लिए मैं कुछ करूं। मैं नहीं कर सकता हूं कि उसमें मैं सफल हो रहा हूं, क्योंकि बहुत तरह की बातें हैं जिसकी चर्चा आपसे किया। लेकिन वही चिड़िया ऐसी कि समुद्र में बंधन हो रहा था तो एक चिड़िया बार बार जाए, चोंच से ले आवे, फिर जाए, लोग हंस रहा था। भगवान ने कहा कि उसके पहले मन को आप समझिए, उसकी इच्छा को जोड़िए, वो क्या कर रही है उसको मत कीजिए। उसी प्रकार से जीतन मांझी भी है इस बड़ा संसार में एक बूंद इधर से उधर कर करके समाज को बदलने का प्रयास कर रहा है। होगा कि नहीं होगा, हम आशान्वित हैं, हम प्रयासरत हैं, अंतिम दम तक वो करते रहेंगे। सर, आप हमारे इस आयोजन में आए, आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां दोस्तों।